का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। समय है 12 से 2 और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर आज की विदेशी अखबार है, एक नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया है उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। भारत का जो समाज है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। हमारी सरकार में आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, रोजगार मिलने की रफ्तार बढ़ी है और जनता चाहती है विकास की रफ्तार यूं ही बनी रहे। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भरोसा यह भी जताया है कि 2024 में फिर से बीजेपी की ही जीत होगी। तो फाइनेंशियल टाइम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू और इसमें पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित, ये बड़ी बात कही गई है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आम लोगों की जिंदगी में उनकी सरकार के दौरान बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव आया, रोजगार मिलने की जो रफ्तार है वो बढ़ी है मोदी सरकार में। और इतना ही नहीं, आने वाले समय अगले लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव, उसमें भी जीत का पूरा भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप यूं कहें कि एक तरीके से जीत की हुंकार भरती है और भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस इंटरव्यू में किया गया। देशहित सर्वोपरि वाली हमारी विदेश नीति, ये तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में कही हैं। और ऐसे में अब वो सवाल आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस, विपक्ष को क्या संदेश, ये बड़ा सवाल है। हैट्रिक को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त बीजेपी कार्यकर्ता तो वैसे ही अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 303 से ज़्यादा सीट ले जाने की योजना लेके चल रहे हैं और 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसमें अप्रत्याशित जीत हुई है। अप्रत्याशित शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सीटें आई हैं उस सीट का अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था। जैसे 2014 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट जीतने का भी भाजपा को अंदाजा नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल यानी आत्मविश्वास से लबालब होना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है और विपक्ष उसी की मशक्कत कर रहा तो भी वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा और हर वो नैरेटिव जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने की कोशिश की जाती है देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कुछ ताकतों की तरफ से, उसको लेकर खुलकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। विजय जी, खासतौर से मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बेबाकी के साथ पीएम ने इस बात को रेखांकित किया है कि साहब दुनिया भर में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित तो वो हिंदुस्तान जहां है मोदी सरकार। 2 आंकड़े हैं और 2 लोग हैं, एक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा जो पॉलिटिकल पोस्ट पर कोई नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत ने संघ का जो एक नज़रिया देश में लोगों के था संघ को लेकर, उसको बदलने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, डीएनए हमारा एक है, हमारे पूर्वज एक है। ये तो है बात संघ की। प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले नारा दिया वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन नारे को छोड़ दीजिए, 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र करते हैं हम, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्किल की मुद्रा योजना। उन तीनों योजनाओं में भारत के मुसलमानों की जो आबादी है उससे दुगना हिस्सेदारी मुसलमानों की है। उज्ज्वला योजना में भी, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी और स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है जिसमें लोन दिया जा रहा है मुद्रा योजना, तो तीनों में करीब करीब 30% जो हिस्सेदारी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। दूसरा आंकड़ा लें, यदि 1950 से 2014 तक के हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों का आंकड़ा देखें तो और 2014 से 2023 तक का, तो सबसे कम सांप्रदायिक दंगे इन 10 सालों में हुए जो मुसलमानों के लिए लिए जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि दंगे भले ही बड़े नहीं हुए हों, छोटे छोटे दंगे, लिंचिंग की बात और समाज में जो खास तौर से उनके साथ देने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई कटुता की बात लगातार छोटी छोटी करते रहते, जो आंकड़ों में नहीं आती लेकिन एक भावना में थोड़ी सी कड़वाहट को ला रही है। लेकिन सरकार के स्तर पर
कोई जिससे भेदभाव हो रहा नकारात्मक हो, सा माहौल बनता है, नकारात्मक या जो सा मोदी माहौल सरकार बन- के विरोधी हैं वो उस नैरेटिव उसको को आगे बढ़ाते की हैं। कोशिश लेकिन करते कुल हैं। मिलाकर लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ देखिए, से ऐसा कहीं बिल्कुल नहीं लगता। आंकड़ों के जरिए मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से, इससे पहले आपने यूं जानकारी नहीं पाई होगी जिस रूप में अभी विजय जी ने आपके सामने रखी। उन्होंने सरकार की 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र किया और उसमें बताया कि देश में जो माइनॉरिटीज, मुसलमान खासतौर से, उनकी आबादी आप मानकर चलिए करीब 14-15%, लेकिन वहीं इन योजनाओं में जो उनकी हिस्सेदारी है वो उनकी आबादी से जस्ट डबल, दुगनी, 30%। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो। और पीएम मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं मोदी जी ने सबका विकास किया, सबको साथ लिया, सब पर भरोसा किया। संसार की किसी भी जगह से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी हैं, यूपी के मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के। इनसे सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं दुनिया के किसी भी देश के। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये जो बात कही है ये बिल्कुल 100% ये सही बात है। और ना केवल हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल भी हैं। जिस तरीके से लगातार हमारी जिस तरीके से सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को विकास से जोड़ने के लिए लगातार काम किया, आज आप देखिए कि हर मामले में, चाहे हमारे मुस्लिम समाज की तालीम की बात हो, उनकी तरक्की की बात हो, उनके रोज़गार की बात हो, उनके उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, सभी तरीके से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए जो ईमानदारी से काम किया जा रहा है, इससे एक मुस्लिम समाज में के अंदर एक विकास की भावना पैदा हुई है। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक आम मुस्लिम परिवार में जन्मी हमारी बेटी सानिया मिर्ज़ा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के एक आम, जिनके पिताजी एक टीवी मैकेनिक थे, वो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, उसको समाज ने प्रोत्साहित किया और वो आज इंडिया की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी। हमारे हिंदुस्तान में एक आम घर से निकली बच्ची निखत जरीन, वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने गोल्ड मेडल जीता। तो चाहे किसी भी तबके की हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, सबको विकास से जोड़ने के लक्ष्य से हमारे हिंदुस्तान में काम होता है। और यकीनन आज हिंदुस्तान के मुसलमान, हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे खुशहाल और दुनिया के सबसे विकसित, दुनिया के सबसे सुरक्षित मुसलमान हैं। और देखिए, मुसलमानों को लेकर यहां पर मोदी सरकार में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार मोदी विरोध में जो स्वर बुलंद होते हैं उनमें जिक्र मुसलमानों का किया जाता है और कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो एक हथियार के तौर पर मोदी सरकार पर वार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए ये सच और ये पहलू दिखाना जरूरी है। सर बिल्कुल सही है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है और प्रधानमंत्री के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, जो स्लोगन देती है, वो स्लोगन जब तक कि जमीनी रूप पर जाकर अट्रैक्शन नहीं लेगी तब तक वो स्लोगन का कोई महत्व नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए सबका प्रयास, सबका विश्वास, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, ये कैसे हो सकता है जब तक कि जमीनी स्तर पर लोगों में उसके प्रति आकर्षण ना हो। मैं बस इतनी ही से बात आपको बताना चाह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां होती हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें गरीब हैं, युवा है और किसान हैं, तो ये तो सभी जातियों को अपने साथ समेटती सभी है ना। धर्मों को, ये तो सभी धर्मों को अपने साथ ले समेटती आती है है, ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी राजनीति है कि जात और धर्म इतने ही आधार पर राजनीति देखी जाए, मुझे लगता है कि मोदी जी ने लकीर लंबी खींच दी है और उस लंबी लकीर के नीचे विपक्ष को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि एजेंडा किस तरफ ले जाएं, और इसीलिए विपक्ष का जो घटता आकर्षण है लोगों के बीच में, उनमें एक उनमें काफी एग्रेशन ला रहा है। उसी एग्रेशन को आप संसद में भी देख रहे हैं। मुझे एक तब्दीली भी यहाँ पर लगती है। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर सवाल मुसलमानों को लेकर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर चुप्पी साध लें, खुलकर वो उस पर जवाब दे रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके राज में मुस्लिम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। देखिए, मोदी जी ने ये जो कहा है फाइनेंशियल टाइम्स से कि भारतीय समाज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, मोटे तौर पर मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसमें एक नुक्ता छूटा जा रहा है। वो नुक्ता है राजनीतिक नुमाइंदगी का।
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। मुसलमान समाज की असली समस्या भारत में लंबे अरसे से, भाई आरक्षण हिंदुओं को मिलता है, ओबीसी को, मुसलमान ओबीसी जातियों को भी 27 चाहे उससे भी ज़्यादा जातियां हैं जिनको उसको आरक्षण मिलता है। तो ऐसी चीज़ें तो बहुत सी बताई जा सकती हैं, और जो नहीं मिल रहा है वो भविष्य में मिल सकता है, और वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मुसलमानों का अक्रॉस द स्पेक्ट्रम लगातार, चाहे विधानसभाएं हों या कोई सी विधायिकाएं हों, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घटता जा रहा है। उसमें केवल भाजपा तो जो उन्हें टिकट नहीं देती केवल वही जिम्मेदार नहीं है, उसमें विपक्षी दल जो मुसलमानों के समर्थक होने की बात करते हैं वो भी खासे जिम्मेदार हैं। वो भी मुसलमानों को कम से कम टिकट देते हैं। और आप देखिए ना कि आखिरकार समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और दूसरे तमाम दल हैं, ये लोग भी मुसलमानों की समस्याओं पर कमोबेश खामोश रहने की कोशिश करते हैं और उनकी बात को उस तरह से नहीं उठाते जिस तरीके से 25 साल पहले या 30 साल पहले उनको उठाया जाता था। तो महत्वपूर्ण देखिए, भारत में सब चीज राजनीति के जरिए संसाधित होती है, पॉलिटिक्स के जरिए प्रोसेस होती है। अगर मुसलमानों का पॉलिटिकल राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो उनको अगर आप बढ़िया रोटी दें, रोटी पे घी भी लगा दें, तब भी कुछ समस्या रह जाएगी। ठीक है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संसद में सुरक्षा में चूक के मामले में मोदी सरकार की घेराबंदी कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, सुरक्षा चूक पर सरकार से बयान की मांग करना क्या गलत है? सरकार जो एक्शन ले रही है वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही वाला रवैया सरकार का, यही आरोप अधीर रंजन चौधरी की तरफ से मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सुनिए। जो मार्च किया है विपक्षी सांसदों ने, आप लोगों ने संदेश क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, सदन के अंदर बात रखने के लिए देश की दूर दराज गांव से हम आते हैं। शुरू के दिन से 13 तारीख तक कभी किसी वक्त हम लोग सदन के साथ सहयोग के बिना कुछ नहीं किया, और शुरू से हमारा एक ही मकसद रही जो बराबर हम मानते आ रहे हैं कि सदन में आते हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन 13 तारीख के बाद जब इतने बड़े घटना घटी, सारे देशवासी को चौंका दिया कि सदन के अंदर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। देश की जो सुरक्षा की बात करते हैं, उनकी जमाने में देश की सदन के अंदर सुरक्षा की इंतजाम नहीं है, तो ये बात उठाना कोई गलत है। हम अगर सरकार से ये पूछना चाहे कि क्यों ये हुई, इसके लिए एक बयान पेश करो गृह मंत्रालय की तरफ से, ये कोई गलत है? बयान पेश तर्क है दादा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। इस पर आप हंगामा तो उन्होंने किए, उनका इतना अहंकार कि हमारे सदन के अंदर एक बयान देने के लिए उनको इतना मेहनत करने पड़ी, इतना अहंकार जताते हुए सदन के अंदर के बयान देना अन्याय है। ये मांग हमारा अनुचित है, ये बताइए। हमारा मांग तो बाजी मांग है, लाजमी है। आखिरी में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कल्याण बनर्जी की तरफ से जो द्वारा की गई, इसको अपमान का मुद्दा बड़े पैमाने पर बीजेपी देखिए, बात यह है कि उपराष्ट्रपति कोई जात की नुमाइंदा नहीं होते, देश की नुमाइंदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल्याण बनर्जी खुद खेत जताई है। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति की जात को लेकर ये सत्तारूढ़ पार्टी अगर संकीर्ण सियासत करे तो उनकी मर्जी है। उपराष्ट्रपति जी से मिलकर के खेत जताएंगे इस मसले? नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया, जो जिन्होंने खेत जता दिए हैं। तो मामला लगातार गर्माता हुआ, पक्ष विपक्ष में जो दरार है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है, रार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसका बड़ा बयान आया। नीतीश सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी कह रहे हैं कि बिना नीतीश के इंडिया गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। पीएम पद को लेकर ममता की ओर से जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया था, उस पर नीतीश की पार्टी कह रही है कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। सुनिए। हमारे साथ हैं मदन सहनी जी, मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। ये तो क्या खेल हो गया? आप लोग कह रहे थे कि पीएम बनेंगे, पीएम पद का चेहरा बनना चाहिए, बनाना चाहिए, योग्य है, तमाम चीज़ें आप लोगों ने की, यहाँ तक कि नारेबाजी भी हुई, लेकिन अब क्या होगा? नहीं, ये सारे चीज़ जो आप बता रहे हैं वो सारे गुण आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी में मौजूद हैं, और पीएम का जितने भी योग्यता होना चाहिए एक व्यक्ति में, वो सब उनमें मौजूद हैं, और आज भी हम लोग मान रहे हैं वो सबसे बेस्ट हैं। अब रही बात इंडिया बैठक के अंदर की, तो ये तो हम लोग सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि अंदर में बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री बने,
केजरीवाल साहब ने उनका समर्थन किया। यह रणनीति का हिस्सा भी इंडिया गठबंधन का हो सकता है और सारे बात जो है बैठक के अंदर का बाहर आ जाएगा और उसको सबको मालूम हो जाएगा, तो फिर तो बैठक का गोपनीयता कुछ बगैर नीतीश कुमार के आप इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं इस रूप में? उनके नाम का चाहे चर्चा या किसी तरह से उनका कोई पद या कन्वीनर का? बिना उनके तो ये गठबंधन बना ही नहीं है और आज भी और आने वाला समय में भी इंडिया गठबंधन में श्री नीतीश कुमार जी के बिना इस गठबंधन का कोई दूर दूर तक औचित्य नहीं है। ये आज भी कायम है, आने वाला समय में भी कायम रहेगा। और खरगे साहब का नाम आ भी गया तो उन्होंने तो स्वीकार नहीं कर लिया, उन्होंने तो कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे और यही मकसद भी है। इस गठबंधन का जो पूरा मकसद है उससे हम लोग को भटकने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को हराना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राजधानी दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली का कैनॉट प्लेस और वहां पर जो गोपाल दास भवन है उसमें आग लगने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपाल दास भवन में आग लगी है। ये बड़ी खबर है, काफी पुरानी बिल्डिंग है सीपी में गोपाल दास भवन और वहीं पर आग लगने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं ऊपरी मंजिल पर आग लगी है। ऊपर की तरफ से आप काला धुआं उठता हुआ भी देख पा रहे हैं इस तस्वीर में। तो ये गोपाल दास भवन की तस्वीर है, कैनॉट प्लेस पर है, आउटर सर्कल पर ये बिल्डिंग जो बनी हुई है और वहीं पर ये आग लगने की खबर। ऊपरी मंजिल में आग लगी है, काला धुआं उठते हुए आप देख रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। वरुण, जो खबर आ रही है दमकल की 16 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, अभी का अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 11th फ्लोर पर ये आग लगी है। आप देखेंगे गोपाल दास जो भवन है तो इसके अंदर काफी बड़े बड़े जो प्राइवेट ऑफिसेज है वो वहां पर है। बड़ी संख्या में जो कर्मचारी है इन ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो आज वीरवार का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर किस तरीके में बड़ी संख्या में जो लोग और कर्मचारी है वो मौजूद होंगे। 11th फ्लोर पर आग लगने की सूचना है और 16 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है और आग को काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी यहां पर हमारे सहयोगी वरुण जैन दे रहे हैं। और वरुण, हम इस इलाके के बारे में जरा दर्शकों को और जानकारी देना चाहते हैं, तो बताइए किस तरीके से ये कैनॉट प्लेस और इसका आउटर सर्कल और यहाँ पर ये जो गोपाल दास भवन है जिसमें आग लगी हुई है और बिल्कुल सामने इसके स्टेट्समैन वाली बिल्डिंग है और ये 12 खंबा रोड है शायद जिस पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये 12 खंबा रोड है और स्टेट्समैन के सामने ठीक सामने ही गोपाल दास भवन है जो कि कैनॉट प्लेस के कहा जाए तो आउटर सर्कल पर है। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कई बड़ी इमारतें हैं जहां पर जो प्राइवेट ऑफिसेज है वो यहाँ पर मौजूद है। गोपाल दास भवन के अंदर भी कई प्राइवेट कंपनीज के ऑफिसेज हैं और क्योंकि आज छुट्टी का दिन नहीं है तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कर्मचारी हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद होंगे। 11th फ्लोर पर आ गए, यानी कि बिल्डिंग में बीच से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है जो कि छत की तरफ जाकर आप विजुअल्स पे देखेंगे छत से भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए भी है क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ही इतनी ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है। हाइट भी एक अपने आप के अंदर चुनौती है। किस तरह के जो फाइटिंग इक्विपमेंट थे वो बिल्डिंग के अंदर थे तो बाद में ये साफ हो पाएगा और वजह भी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं 11th फ्लोर पर है, यानी कि गोपाल दास भवन में मिड में यानी बिल्डिंग के बीच में से ये धुआं हुआ निकलता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग भी हैं तो उनको रेस्क्यू कराना, साथ ही आग पर काबू पाना। तो कई मंजिला इमारत है ना वरुण, मतलब 11वीं मंजिल जैसा कि आप बता रहे हैं और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि इस इमारत की बीच में है और ऐसे में ये धुआं जो है वो अब ऊपर की तरफ और खासतौर से इमारत के ऊपर की तरफ से तो बहुत काला घना धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 11वीं मंजिल से ये आग लगनी शुरू हुई और शायद ऊपर की तरफ फैलती जा रही है। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में यही बयां कर रही हैं क्योंकि जो मेरे फायर के ऑफिसर से बात हुई उन्होंने 11th फ्लोर पर ये आग बताई है और आप तस्वीरों में अगर आप देखेंगे भी तो बीच से बिल्डिंग के बीच से भी धुआं निकलता दिख रहा है। यानी कि अगर 11th फ्लोर पर आग लगी है और बहुमंजिली ये इमारत है और धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी कि 11th के ऊपर के जो फ्लोर होंगे उन पर जो लोग मौजूद होंगे वो धुएं में किस तरीके से ट्रैप हो सकते हैं। तो अपने आप में ये बेहद चिंता का विषय है। यही वजह है कि 16-17 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। हाइड्रोलिक
क्रेन के साथ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है उनको मौके पर भेजा है, जिससे आग पर जल्द काबू पाया जा सके। मैं दोबारा लौटूंगी वरुण आपके पास, आप और जानकारियां जुटाइए। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 16 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर पानी की बौछार की जा रही है इस आग पर काबू पाने के लिए। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है कैनॉट प्लेस, सीपी में बना हुआ है, बाराखंबा रोड पर गोपाल दास भवन, जिसमें आग लगी और आज वर्किंग डे है, आज गुरुवार का दिन है और ऐसे में जाहिर सी बात है जिस समय ये आग लगी है उस वक्त ऑफिस आवर्स, तो यहां पर लोग भी मौजूद होंगे। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।